हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से हम मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का जो थ्योरी सेशन चल रहा था पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित, उसके आगे का पार्ट जो है कवर करेंगे इस वीडियो में। और यदि अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से जा कर के इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का थोड़ा सा जो वीडियो होगा थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि आज मैंने पूरा का पूरा कवर कराने की कोशिश की है। ठीक है, नहीं तो इस तरह से आपका पार्ट बाय पार्ट 4 से 5 वीडियो बन जाता। तो इसी तरह से मैंने सोचा कि इसी वीडियो में इस बार कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए वीडियो, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जैसा भी होगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? पोषण से संबंधित संतुलित आहार वगैरह पढ़े थे। ठीक है, और पोषण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपका विटामिन्स पढ़ लिया था, खनिज पढ़ लिया था। ठीक है, इसके मेन जो बेसिक चीज़ें थी हमने पढ़ लिया था। तो एक बार हम उसको फिर से रिवीजन कर लेंगे और फिर उसका जो पोषण तत्व हमारे होते हैं उसका हम डिटेल देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं। ठीक है, आप अपना भोजन उठाइए। ठीक है, जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसमें सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कि जो भोजन आप कर रहे हैं उसमें कई तरह के रासायनिक तत्व हैं। ठीक है, इन रासायनिक तत्वों को क्या कहा जाता है? तो पोषक तत्व कहते हैं। अतः कह सकते हैं कि पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे अदृश्य घटक होते हैं। ठीक है, वे अदृश्य घटक होते हैं जो हमको दिखाई ही नहीं देते हैं। आगे देखते हैं, जिसकी आवश्यकता दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। ठीक है, तो इन पोषक तत्वों के जो नाम हैं तो विभिन्न नाम है। ठीक है, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं, तथा ये हमारे शरीर में अनेक कार्य करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर की बाकी सभी क्रियाओं को ये क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। हमारे भोजन में उपस्थित सामान्य पोषक तत्व हैं। ठीक है, सामान्य पोषक तत्वों में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशे और पानी। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब का जो है पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे, इसके बाद फिर इसका एक चार्ट भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक कार के लिए ईंधन। ठीक है, आगे देखते हैं, उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, जो हमारे शरीर को दिन भर सक्रिय बनाए रखता है। और हमारे आहार के कौन कौन से खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट होता है अब हम ये जानेंगे। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो में भी मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में बताया है, तो आप वहाँ से उससे देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने केवल अभी तक जितना कंप्लीट हो गया है ना उसको केवल रिवीजन कर रहे हैं, और फिर रिवीजन के बाद फिर जो शुरू होगा, जहाँ पर से जो हम चार्ट शुरू करेंगे वहाँ पर से हमारा आज का जो है मेन वीडियो शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले है आलू, चावल, मिठाई आदि जो है खाद्य पदार्थ में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है ना, इनसे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। किससे? आलू, चावल और मिठाई से। ठीक है, आगे देखते हैं, भोज शर्करा तथा स्टार्च में 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये नोट करेंगे सभी। भोज शर्करा तथा स्टार्च में 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, शर्करा में देखते हैं, शर्करा को साधारण कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, जो कि किस में मिलता है? फल हो गया, शहद हो गया, चीनी हो गया। ठीक है, इन सभी में शर्करा कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं ये सभी। ठीक है, आगे देखते हैं स्टार्च। स्टार्च को देख लेते हैं, स्टार्च को जटिल शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, पौधे स्टार्च के रूप में ऊर्जा को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। जब हम स्टार्च युक्त पौधा जो है उत्पाद का सेवन करते हैं, जो पौधा स्टार्च युक्त पौधे का हम सेवन करते हैं, तो हमारा पाचन तंत्र क्या करता है? इस स्टार्च को ग्लूकोज में विखंडित कर देता है। ठीक है, तो मानव शरीर द्वारा अगर पूछ लिया जाए कि स्टार्च को किस में विखंडित किया जाता है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि ग्लूकोज में विखंडित कर दिया जाता है।
और यह ग्लूकोज जो है रक्त में अवशोषित होकर हमें क्या करता है, ऊर्जा को प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से ये टॉपिक भोज्य शर्करा, दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, इसमें, और शर्करा और स्टार्च, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बीच से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कुछ खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में हमें कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, अनाज, आलू, शकरकंद आदि जो है शर्करा के रूप में हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा चीनी और शहद। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्रदान करता है। ठीक है, और एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 400 से 420 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह भी लाइन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक का हमारा हो गया था। ठीक है, पिछले वीडियो में शॉर्ट करके मैंने यहाँ पर रिवीजन करा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ से आपका मेन पॉइंट शुरू होता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप सभी इसका नोट्स भी बना सकते हैं। देखते हैं पोषक तत्व तथा उनके कार्य। ठीक है, जितने भी पोषक तत्व मैंने अभी बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, ठीक है, और भी बहुत सारे जो हैं उनके क्या करेंगे, उन सभी पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे और उनके सभी के कार्य के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब हम विभिन्न पोषक तत्वों तथा उनके स्रोतों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम क्या देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर दिया गया है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक कार के लिए कोई ईंधन। ठीक है, जिस प्रकार ईंधन से कार चलती है, ठीक उसी प्रकार जो है कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण जो है हमारा शरीर जो है दिन भर सक्रिय बना रहता है। ठीक है, हम सभी तरह के कार्य को अच्छी तरीके से संपन्न कर पाते हैं। ठीक है, हमारे आहार के कौन कौन से खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो यहाँ पर देखते हैं, आलू, चावल, मिठाई आदि खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, भोज्य शर्करा तथा स्टार्च में दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। शर्करा को पहले देखते हैं। शर्करा को साधारण कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, फल, शहद, चीनी शर्करा के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। स्टार्च को जटिल शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, सरल शर्करा किसे कहते हैं, शर्करा को। साधारण कार्बोहाइड्रेट जो है किसे कहते हैं, शर्करा को। ठीक है, और यहाँ पर जटिल शर्करा किसे कहेंगे, आपके स्टार्च को। ठीक है, पौधे स्टार्च के रूप में ऊर्जा को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, और जब हम स्टार्च युक्त पौधे से संबंधित जो भोजन है उसी का सेवन करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र क्या करते हैं, इस स्टार्च को ग्लूकोज में विखंडित कर देते हैं, और यह ग्लूकोज हमारे रक्त के द्वारा जो है अवशोषित कर लिया जाता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, कुछ खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में हमें क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध कराते हैं। यह खाद्य पदार्थ हैं अनाज, आलू, शकरकंद आदि। ठीक है, शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्रदान कौन करता है, तो चीनी हो गया आपका, और शहद। ठीक है, तो ये दोबारा से रिपीट हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अभी तक तो आप सबको रट गया होगा ये। आगे देखते हैं, एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 400 से 420 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जो है आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के कार्य और उसके स्रोत। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है और तृप्ति की अनुभूति कराता है। इसका उदाहरण क्या है, स्टार्च के स्रोत क्या है, अनाज हो गया। अनाज के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, ये सभी जो है आपके अनाज में आ जाएंगे। इसके बाद फिर आपका कंद वगैरह आ जाएगा, जैसे कि आलू हो गया, शकरकंद हो गया, अरबी हो गया। ठीक है, आगे है कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन की मात्रा में वृद्धि करता है और प्रोटीन को अन्य कार्य करने के लिए छोड़ देता है। ठीक है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। तो ये सभी क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं।
आगे देखते हैं शर्करा के स्रोत हैं। यहाँ पर स्टार्च के स्रोत ऊपर में दिए गए हैं और शर्करा के स्रोत नीचे में दिए गए हैं। तो शर्करा में आ जाएगा आपका चीनी, शहद, गुड़, मिठाई, जैम, मुरब्बा आदि। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। आगे देखते हैं प्रोटीन। ठीक है, भोजन तथा उसके पोषक तत्वों के अंतर्गत में अब हम सेकेंड नंबर पे चल रहे हैं प्रोटीन। अभी तक हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट को बहुत अच्छी तरह से देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोटीन को। तो प्रोटीन क्या करती है, हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता मांसपेशियों के निर्माण तथा निष्क्रिय कोशिकाओं व ऊतकों के पुनर्निर्माण के लिए होती है। ठीक है, प्रोटीन को इसीलिए तो बॉडी बिल्डिंग भी कहा जाता है। ठीक है, हमारी पेशियां, अंग तथा यहाँ तक कि हमारा रक्त अधिकतर प्रोटीन से बने हुए होते हैं। यदि हम अपने आहार में प्रोटीन का सेवन नहीं करेंगे तो हमारी जो है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पुनर्निर्माण या नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाएगा और हमारे आहार में प्रोटीन पशु तथा पौधे दोनों स्रोत से हमारे आहार में जो प्रोटीन होता है वो हम पशुओं से, ठीक है, पौधों से, दोनों तरह के स्रोतों से जो है प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे पशुओं में हो जाएगा आपके मांस, मछली, ठीक है, ये सब आ जाएगा आपका, और पौधों में हो जाएगा आपका तो यहाँ पर प्रोटीन जो हो जाएगा पौधे, पशुओं में हो जाएगा मछली। ठीक है, मछली, मांस हो गया आपका, दूध हो गया, पनीर हो गया, इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रोटीन यहाँ से प्राप्त हो जाती है। आगे देखते हैं, पशु स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन को पशु प्रोटीन कहते हैं और पौधों से प्राप्त प्रोटीन को कौन सा प्रोटीन कहते हैं, पौधा प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, सेम बराबर है, कार्बोहाइड्रेट भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है और क्या करता है, प्रोटीन भी हमें 1 ग्राम प्रोटीन भी हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन शरीर के भार के प्रति किलोग्राम के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि शिवाली का वजन 52 किलोग्राम है तो उसकी प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता लगभग 52 ग्राम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उदाहरण से भी समझा दिया गया है। अब आगे देखते हैं प्रोटीन के कार्य और उसके स्रोत। ठीक है, तो यहाँ पर अब जानेंगे कि हमें पशुओं से कैसे, मतलब प्रोटीन किससे किससे मिलता है और पौधों से कैसे मिलता है। ठीक है, तो प्रोटीन के कार्य देखते हैं। प्रोटीन के सबसे पहला कार्य यहाँ पर दिया गया है, शरीर में नए ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, पुराने तथा क्षतिग्रस्त जो ऊतक होते हैं उनके निर्माण में भी सहायक होता है, घावों को भरने में सहायक होता है और रक्त एंजाइम तथा हार्मोन्स के निर्माण में भी प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब इसके स्रोत देख लेते हैं। तो पशु स्रोत पहले देखेंगे, मांस, अंडे, मछली, मुर्गी, दूध, दही, पनीर, ठीक है, अंडा, ये सब हो गया। आगे देखते हैं पौधों के द्वारा। तो पौधों के द्वारा हमें प्रोटीन कैसे मिलती है, आपका दाल हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, दाने हो गए, विशेष रूप से मूंगफली आदि, इन सभी से हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन किससे मिलती है, तो हमें सोयाबीन से जो है सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, वसा पे चलते हैं। वसा का क्या है, 1 ग्राम वसा आपको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में हमें कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिली, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन पे हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान हुई। ठीक है, और अब आ गया वसा। तो वसा में 1 ग्राम वसा जो है हमें कितने कैलोरी की ऊर्जा प्रदान करता है, 9 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्रदान करता है। तो सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा किससे मिल रही है, तो हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वसा से मिल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, पशुओं से प्राप्त होने वाली वसा को पशु वसा कहते हैं, पौधे से प्राप्त होने वाली वसा को पौधा वसा कहते हैं। हालांकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। अत्यधिक वसा
वाले भोजन का सेवन करने से मोटापे की जो समस्या उत्पन्न हो जाती है ना। एक वयस्क को प्रतिदिन केवल 30 ग्राम यानी कि 2 छोटे चम्मच वसा की आवश्यकता होती है। कितने? प्रतिदिन के हिसाब से एक वयस्क व्यक्ति को केवल 30 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वसा किस में पाया जाता है? चॉकलेट हो गया आपका, बिस्कुट हो गया, पकौड़ा हो गया, पेस्ट्री हो गया, ठीक है, तेल वगैरह हो गए, इन सभी से जो है क्या मिलता है? वसा मिलती है। आगे देखते हैं वसा के कार्य। ठीक है, वसा के कार्य, ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा हमें क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा ऊर्जा के सांद्रित स्रोत है। ठीक है, यह हमारे शरीर को गर्म रखती है। यह वसा में घुलनशील विटामिन जैसे कि ए, डी, ई तथा के उपयोग में सहायक होती है। ठीक है, और यह हमारे शरीर के नाजुक अंगों जैसे कि हृदय, लीवर और शरीर के कंकाल तथा मांसपेशियों को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है भोजन को स्वादिष्ट बनाती है। कार्बोहाइड्रेट भी भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। ठीक है, और वसा भी जो है भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मूंगफली, घी, ठीक है, मक्खन, घी, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, वनस्पति तला हुआ भोजन, चॉकलेट आदि, इन सभी से हमें क्या मिलती है? वसा मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा खनिज। ठीक है, खनिज में क्या दिया गया है? खनिज सभी शारीरिक ऊतकों तथा तरल में उपस्थित होता है। ठीक है, खनिज जो है सभी शारीरिक ऊतकों तथा तरल में उपस्थित होता है। खनिज में आपका क्या आता है? कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे खनिज जो हैं हड्डियों तथा दांतों में पाए जाते हैं। ठीक है, लौह वह खनिज है जो कि रक्त में लाल पिगमेंट अर्थात हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, भोजन में खनिज लवणों के रूप में विद्यमान रहता है। भोजन में जो है खनिज जो है लवणों के रूप में विद्यमान रहता है। कौन कौन से हो गए? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी आदि। इनके और भी डिटेल हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। शरीर में कैल्शियम तथा पोटेशियम जो है बड़ी मात्रा में उपस्थित रहते हैं, विशेष रूप से हड्डियों में। इसके अलावा हड्डियों में एक और तत्व मतलब खनिज पाया जाता है जिसे कि फास्फोरस कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। दांतों में, और इन्हें मैक्रो तथा प्रमुख खनिज भी कहा जाता है। हमारे शरीर में लौह तथा आयोडीन कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जो आयरन होता है और आयोडीन होता है वह कम मात्रा में पाया जाता है। इसका एमसीक्यूज भी जो है पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर मैंने करवाए हैं ना, तो उसमें पूछा गया है कि आयोडीन को कितनी मात्रा में लिया जाता है। ठीक है, ये सब तो आप जा कर के ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। आगे देखते हैं। इसलिए इन्हें सूक्ष्म खनिज कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है दूध और हरी सब्जियों में ऐसा क्या है जिनसे अजय और प्रियंका के विकास में मदद मिली? क्या आपने कभी सोचा है कि खनिज हमारे शरीर में क्या भूमिका अदा करते हैं? खनिज के प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, यहाँ पे खनिज का हम कार्य देखेंगे। तो खनिज के कार्य हैं शरीर को विकसित करना, हड्डियों को शक्ति प्रदान करना। ठीक है, शरीर को विकसित करना, हड्डियों को शक्ति प्रदान करना, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना, मांसपेशियों का संकुचन और तंत्रिकाओं की कार्य प्रणाली को सामान्य रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर रक्त के बहाव को रोकना। ठीक है, तो ये सब हमारे खनिज के कार्य हो जाएंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। आगे इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो दूध हो गया, हरी सब्जियां हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये खनिज का ही आपका डिटेल है यहाँ पर। कैल्शियम काफ़ी अच्छा है, एक एक चीज़ एक एक पॉइंट के बारे में आप यहाँ पर जान जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम के बारे में जानते हैं। दैनिक आहार में कैल्शियम की आवश्यकता होती है क्योंकि यह हमारे शरीर में निम्न कार्य को करता है। ठीक है, कौन कौन से कार्य करता है कैल्शियम?
यह हमारी हड्डियों के विकास में सहायक होता है तथा उनको क्या करता है, मजबूत बनाता है। हमारे दांतों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। ठीक है। यह रक्त के बहाव को रोकने में सहायक होता है। कौन? कैल्शियम जो है रक्त के बहाव को रोकने में सहायक होता है। ठीक है। थर्ड नंबर पे दिया गया है, यह रक्त के बहाव को रोकने में सहायक होता है। यदि मान लीजिए आपको कहीं पर चोट लग जाती है, ठीक है, हल्का फुल्का कट जाता है या फिर कोई बड़ी सी भी चोट लग जाती है, तो वहाँ पर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर रक्त जो है, रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है। तो रक्त का थक्का जमने में जो यहाँ पर ये जो कैल्शियम है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। इसलिए कैल्शियम को क्या कहा जाता है, जीवन रक्षक भी कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, यह जो है यह मांसपेशियों को गतिशील बनाए रखने में भी सहायक होता है। तो कौन? कैल्शियम। कैल्शियम जो है मांसपेशियों को गतिशील बनाए रखता है। ठीक है। आगे देखते हैं, बचपन में इष्टतम विकास के लिए बड़ी मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों की कैल्शियम की मात्रा की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। छोटे बच्चों के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से एक गर्भवती महिला को भी अपने भ्रूण के विकास के लिए अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि कई ऊपरी सप्लीमेंट्स कैल्शियम के दिए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को। ठीक है। उनके गर्भावस्था के दौरान ताकि बच्चे का विकास सही से हो सके। ठीक है। आगे देखते हैं, व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी कैल्शियम अवशोषण की क्षमता जो है कम होती जाती है। ठीक है। इसलिए हमें बुजुर्गों की कैल्शियम की आवश्यकता को प्रतिदिन सावधान रखना चाहिए। ठीक है। इसके स्रोत कौन से हैं? दूध तथा इसके उत्पाद जैसे कि पनीर हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, छाछ हो गया। ठीक है। ये सभी क्या हैं? आपके कैल्शियम के सर्वोत्तम स्रोत हैं। आगे देखते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि आपका पालक हो गया, मेथी हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, हरा धनिया हो गया, ये सभी भी क्या होते हैं? आपके कैल्शियम के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, अब अभी तक हमने कैल्शियम के बारे में देखा, अब हम देखेंगे आयरन के बारे में। ठीक है। आयरन, ठीक है, आयरन को लोहा भी कहते हैं। ठीक है। लौह एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। यह हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नामक यौगिक का क्या करता है? निर्माण करता है, जो कि ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाने में सहायक होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, किशोरावस्था जो कि 10 से 19 वर्ष तक यहाँ पर बताई गई है में शरीर में लौह तत्व की आवश्यकता जो है बढ़ जाती है। लौह तत्व की यह आवश्यकता विशेष रूप से लड़कियों में बढ़ जाती है। ठीक है। हमें लौह से भरपूर भोजन को अपने आहार में जो है अवश्य शामिल करना चाहिए। अब हमें मिलता किससे है ये लोहा? ठीक है। आंवले में लौह जो है, लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है। जिस तरह से जो आपका प्रोटीन था, तो प्रोटीन आपके सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में है, आपकी मूंगफली में है। ठीक है। तो इसी तरह से जो आपका लौह तत्व है ना, तो लौह तत्व ये किस में है प्रचुर मात्रा में? आंवले में पाया जाता है। ठीक है। यह हमारे भोजन में लौह मात्रा में वृद्धि करने वाला एक किफ़ायती स्रोत है और इसे नियमित रूप से खाया जा सकता है। आंवले से बने 2 खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। तो मुरब्बा वगैरह, जैसे किसी में आयरन की कमी हो गई तो आंवला खा ले। ठीक है। आंवले का मुरब्बा खा ले, तो उससे क्या होता है? लौह तत्व की कमी की जो है पूर्ति की जा सकती है। आगे देखते हैं आयोडीन। ठीक है। ये सभी आपके क्या चल रहे हैं? खनिज तत्व चल रहे हैं। ठीक है। आयोडीन के बारे में देखते हैं। आयोडीन के बारे में देख लेते हैं। हमें अपने मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को सुचारू बनाए रखने तथा शरीर के विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को सुचारू ढंग से बनाए रखने के लिए और शारीरिक विकास के लिए जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है। आयोडीन की कमी के कारण क्या क्या हो सकता है? बौनेपन की समस्या हो सकती है। ठीक है। और आपका जो एक घेंघा रोग है वो हो सकता है।
आगे देखते हैं कार्य इसके। आयोडीन की आवश्यकता हमें अपने शरीर की थायराइड ग्रंथि की सुचारू कार्य प्रणाली के लिए होती है, ठीक है। अगर आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो बौनापन जो है आ जाएगा और साथ में घेंघा रोग हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके स्रोत क्या हैं। आयोडीन के स्रोत हैं इसके समुद्री भोजन जैसे कि मछली तथा समुद्री अपतृण, ठीक है। समुद्री शैवाल होते हैं एक तरह के, ठीक है। आयोडीन युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे, ठीक है। और आयोडीन युक्त नमक, ये सभी आपके स्रोत होते हैं आयोडीन के, ठीक है। भोजन प्रबलीकरण या प्रचुरता की प्रक्रिया भोजन में सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों को शामिल करने की प्रक्रिया है, ठीक है। बौनापन वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक तथा मानसिक विकास अत्यंत संकुचित रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बौनेपन की परिभाषा भी देख लीजिए। आगे देखते हैं, क्योंकि आता है ना पोस्टर से संबंधित है तो सब चीज़ पूछी जा सकती हैं। आगे देखते हैं विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है। विटामिन्स की आवश्यकता हमें अपने आहार में बहुत कम मात्रा में होती है, किंतु हमारे शरीर की सुचारू कार्यप्रणाली के लिए यह अत्यंत आवश्यक होते हैं, ठीक है। विटामिन्स का जो निर्माण है हमारे शरीर के भीतर नहीं होता है, इसलिए हमें इन्हें जो है अपने भोजन के रूप में ही ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है। विटामिन्स को वसा और पानी में उनकी घुलनशीलता के आधार पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। क्या क्या यहाँ से पता चला कि विटामिन्स का जो है निर्माण हम अपने बॉडी में नहीं कर सकते, हमें बाहर से ही क्या करना पड़ेगा, विटामिन्स को ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है। और विटामिन्स की जो है हमारे शरीर को सबसे सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के सभी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए विटामिन्स जो है बहुत बहुत मतलब आवश्यक होते हैं, ठीक है। कम मात्रा में आवश्यक होते हैं लेकिन इनका महत्व भी उतना ही ज़्यादा रहता है। आगे देखते हैं विटामिन्स वसा में घुलनशील। विटामिन्स वे विटामिन्स होते हैं जो कि वसा में घुल जाते हैं, जैसे कि आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के। ये कैसे विटामिन्स हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील आपके 2 विटामिन होते हैं, ठीक है, जो कि जल में घुल जाते हैं। कौन कौन से। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जितने भी विटामिन होंगे, बी समूह के जितने भी विटामिन B1 B2 B3, ठीक है, टोटल ये पूरा B12 तक जाएगा, ठीक है। और विटामिन सी, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विटामिन्स भी कंप्लीट होता है। तो विटामिन से रिलेटेड यहाँ पर एक सारणी भी दी गई है, टेबल दिया गया है, इसे हम देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। वसा घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन यहाँ पर दिया गया है। विटामिन ए किस लिए आवश्यक होता है, इसका कार्य देखिएगा। सबसे पहले अच्छी दृष्टि के लिए, ठीक है, विशेष रूप से कम प्रकाश में हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करता है, आँखों के लिए आवश्यक होता है, हमारी त्वचा के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए भी आवश्यक होता है और संक्रमण से प्रतिरक्षा करता है, ठीक है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं। फल, दूध, पनीर, अंडे, जर्दी, मक्खन, घी, लीवर, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां। तो इसे भी याद रखेंगे। और विकार मतलब इसकी कमी से होने वाले रोग, तो रतौंधी, ठीक है। आगे देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी कैसा विटामिन है, तो यह भी क्या है आपका वसा में घुलनशील है, ठीक है। यह जो है दांतों हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे खनिजों के साथ में मिलकर कार्य करता है, ठीक है। इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं। तेल युक्त मछली, दूध, पनीर, मक्खन, घी आदि। हमारा जो है हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है तथा हमारी त्वचा सूर्य प्रकाश के संपर्क में आती है, ठीक है। हमारी त्वचा जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है तो हमारा बॉडी क्या करता है, विटामिन डी का निर्माण करता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी कमी से क्या होता है। बच्चों में रिकेट्स रोग होता है तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, और ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। तो यह भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी
याद रखेंगे। आगे देखते हैं विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई भी कैसा विटामिन है, वसा में घुलनशील है। ठीक है, यह क्या करता है, ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है। ठीक है, और यह एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, और इसका स्रोत क्या होता है, तो इसका स्रोत होता है साबुत दालें और अनाज। और विटामिन ई किसकी कमी का कारण होता है, तो यह जो बाध्यता होता है महिलाओं और पुरुषों में। ठीक है, बांझपन की जो समस्या होती है वह विटामिन ई से संबंधित होती है। आगे देखते हैं विटामिन के। यह जो है यह रक्त की जमाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, एक आपका खनिज में था, खनिज में कैल्शियम था। ठीक है, और यहाँ पर विटामिन के है। ठीक है, तो इसका स्रोत क्या होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, और इसकी कमी से क्या होता है, विटामिनोसिस होता है। ठीक है, विटामिन के की कमी से। अब देखते हैं हम जल में घुलनशील विटामिन के बारे में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, तो विटामिन बी क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है और शरीर के पाचन तंत्र को यह स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके स्रोत क्या होते हैं। आपका अनाज हो गया, साबुत दालें हो गई, गेहूं हो गया और चावल हो गया। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, सभी को पता होगा कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, जो कि आपके दांतों और मसूड़ों से संबंधित है। आगे देखते हैं, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर ये जो स्कर्वी रोग है ना, आपका विटामिन बी की कमी से नहीं बल्कि विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था। आगे देखते हैं, विटामिन सी का डिटेल देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर। तो विटामिन सी में दिया गया है, एक मिनट। विटामिन सी जो है कोशिकाओं को एक साथ जोड़े रखने के लिए शरीर की सभी कोशिकाओं को विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह हमारे दांतों तथा मसूड़ों को मजबूत बनाता है। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, फल पत्तेदार सब्जियां, आलू, अंकुरित अनाज, अमरूद, आंवला। ठीक है, विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पूछा जाता है। ठीक है ना, विटामिन सी हमें किससे किससे प्राप्त होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है यह है स्कर्वी रोग। ठीक है, जो कि दांतों और मसूड़ों से संबंधित होता है। तो ये था आपका पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित जो आपके मेन पॉइंट थे। ठीक है, उनका डिटेल था। तो अब इसके आगे हम थोड़ा सा MCQs करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, और इसके बाद फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आज आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अगर कुछ रह गया होगा तो मैं इसका जो है नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करवा दूँगी, और साथ ही इसके MCQs भी कुछ करवा देंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।